हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आचार्य प्रशांत जी के विचारों को पहले आपके सामने रखूंगी। उन्होंने जो भी ये केस हुआ है उससे रिलेटेड जो भी अपने विचार सामने रखे हैं, उसके बाद हम इसके माध्यम से अपने यूपीएससी के प्रश्नों को समझेंगे जो भी हमारे एसए और एथिक्स में आए हुए हैं। जैसे आप देखो स्क्रीन पर, फिर हम उनको समझेंगे क्वेश्चंस को और क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इस घटना को लेकर आम व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन हमें सिविल सर्वेंट बनना है तो हमारी जो सोच है, हमारे जो तरीका है सोचने का, वो एक डिफरेंट होना चाहिए। हमारा जो पॉइंट है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि उसकी जो वास्तविक जो रूट है ना, उसको खत्म करना है हमें, ना कि क्योंकि अगर हम इसकी रूट को खत्म नहीं करेंगे तो इसी तरह से बहुत सारे फल फिर से, जो घटनाएं हैं फिर से जन्म लेंगी। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। जैसे मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति है और कोई युवा व्यक्ति है जिसकी आयु 35 वर्ष है, लेकिन उनका जो मन है वो सेम है। जैसे कोई स्त्री को उनका जो देखने के प्रति उनका नजरिया है वो सेम है। एक वृद्ध व्यक्ति ये कह सकते हैं कि वो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है रेपिंग की वो नहीं करेगा, लेकिन वो जो उसका जो हिंसा का लेवल है ना, वो उस 35 वाले आयु से भी ज्यादा हो सकता है। वो सिर्फ वो रेपिस्ट, वो फिजिकल एक्टिविटी जो रेपिस्ट वाली होती है वो नहीं करेगा, लेकिन वो 100 प्रकार से हिंसा कर सकता है। उसी तरह से ये तो चलो एक बात हो गई, हम बोल रहे हैं कि हमें सीधे लो कानून बनना चाहिए कि सीधे रेप हुआ तो डेथ दे दो। तो आप हम उसी पर बात करने जा रहे हैं कि ये जो है वास्तविक सॉल्यूशन है। तो हम पहले उसी पे विचार करने वाले हैं कि सीधे इस जैसे ये जो घटनाएं होती हैं इसमें सीधे मौत की सजा दे देना, क्या ये वास्तविक सॉल्यूशन इससे हो जाएगा? तो उसी पर हम ये सारी बातें करने वाले हैं। अब जैसे घर में भी देखा जाए, जो पति होते हैं अपनी महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती करते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि ठीक है, हमारा नजरिया है कि हाँ उसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, वो उसका राइट है। लेकिन नहीं, ये भी तो एक गलत चीज है ना। तो आप उस 35 साल के उम्र वाले व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, एक पति जो अपनी महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हो? मन तीनों का सेम है, लेकिन रेपिस्ट तीनों में से एक ही है। और हम बोल रहे हैं कि उस एक को ही फांसी दो। लेकिन जो वो पति है और जो वृद्ध व्यक्ति है उसको हम क्या करें? तो पर्टिकुलर एक्ट की सजा देनी है, पर्टिकुलर माइंड की? माइंड तो बचपन से तो आता नहीं है। माइंड किस तरह से हमारा डेवलप होता है, किस तरह से? शिक्षा, जो परवरिश हमको मिलती है, मीडिया, जो समाज से हमें सीखने को मिलता है, तो उस तरह से हमारे जो विचार है वो बनते हैं। समाज में जो धारणाएं प्रचलित हैं, तो अगर हम उस, तो ऐसे माइंड एक तो नहीं है ना, जो घटना हुई वो व्यक्ति 8-10 तो नहीं है ना, ऐसे तो जाने कितने लाखों व्यक्ति हैं जिनका माइंड सेम वैसा ही है। बस उन्होंने वो काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको वो मौका नहीं मिला, क्योंकि वो डर रहे हैं। अब कानून को देखें तो वास्तव में कानून क्या है? वास्तव में देखा जाए तो कानून एक तरह से अहंकार को बढ़ावा देता है, ईगो को एक्नोलॉज करता है। एक तरह से व्यापार है, ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लो आपने किसी को थप्पड़ मारा तो ये सजा, आपने चोरी की ये सजा, आपने एक मर्डर किए ये सजा, आपने 2 मर्डर किए ये सजा, आपने रेप किया ये सजा। तो क्या कानून क्या कर रहा है? एक तरह से आपको मेन्यू कार्ड दिखा रहा है कि ये करोगे ये सजा, ये करोगे ये सजा। और पेनल्टी जो होती है वो बढ़ा दी जाती है, कानूनों में आते हैं कि आज उसकी 10,000 से 10,000 अगर ये पेनल्टी है तो उसको 20,000 कर दिया, 50,000 कर दिया। आप मुझे बताओ ये कहाँ लिखा है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं? इस घटना में तो बड़े बड़े लोग ही शामिल है ना। तो उनके पास तो पैसा है, वो तो ठीक है, ये लो भाई, हमने को ये सजा, हमको मर्डर करना है, आप पैसे लो, इतने आपको सजा देनी है दो, वो सेटिस्फाई है। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपने कभी ये मूवी देखी हो, साइको थ्रिलर मूवी, देखो, तो इसमें जो हिंसा का लेवल है उनका कितना ज्यादा है वो दिखाया गया है। उनको कानून ठीक है, वो कह रहा है कि तुमको सजा मिलेगी, वो बैठे हैं तैयार, हाँ दो,
हम तैयार है, लेकिन हमें पहले एक मर्डर कर लेने दो, तो 2 मर्डर कर लेने दो, तुमको देनी है सजा दो। वो तैयार है, वो डर नहीं रहे हैं। तो क्या क्या मिल जाएगा, जैसे हमको हाँ कि दंड देना है, दंड देना है, हम सब जस्टिस मिल जाएगा, बस वो जस्टिस है? वास्तविक जस्टिस है वो? और बिल्कुल भी नहीं डरना है ये सब लिखते हुए कि कानून की गलती हम निकाल रहे हैं। ये देखो, यूपीएससी ने खुद ही ये प्रश्न बोला है। सामान्यतः साझा किए गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना न तो कानून, न ही लोकतांत्रिक सरकार और न ही ये बाजार व्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन था कि सुशासन, गुड गवर्नेंस, कानून पर नहीं बल्कि कानून का संचालन करने वाले व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। तो डरना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी तो कह ही रहा है कि न तो कानून न ही लोकतांत्रिक सरकार कुछ कर पाएंगे जब तक हम इसमें जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो सोसाइटी हमें जिस तरह की परवरिश दे रही है, उसमें चेंज नहीं लाएंगे। अपराधी तैयार बैठा है, उसको मंजूर है, सजा चलेगी। अब बताओ आप लोग क्या करोगे? और अहंकार के बारे में एक बात समझना जरूरी है कि आप उसको जितना एक्नोलेज करोगे उतना ही वो बढ़ेगा। हिंसा का उतना ही व्यापक रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपने कोई सी भी इसमें से मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि हिंसा का क्या लेवल होता है। और इससे भी ज्यादा हिंसा ही देखने को आपको मिलेगी कि आप सोच रहे हो कि बस सख्त कानून बन जाएंगे तो ही उसका समाधान हो जाएगा। तो यूपीएससी तो खुद ही कह रहा है कि हाँ, नहीं है समाधान, कानून बना देना ही एकमात्र समाधान नहीं है। ज्यादातर जितने भी पिछड़े देश हैं वहां पर उतनी ही ज्यादा सजा है। जैसे मान लो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, वहां जैसे महिलाओं के प्रति या किसी ने उसको गलत मतलब देख लिया, गलत नजरिए से देख लिया, तो भी बड़ी से बड़ी सजा दे दी जाती है। तो क्या वो समुदाय विकसित हो गया उस सजा को देने से? हम बना देते हैं ये नियम कि रेपिस्ट को डेथ की पेनल्टी मिलेगी, लेकिन फिर हिंसा का लेवल आपको और व्यापक रूप से भी देखने को मिल सकता है। समाज देखना ही नहीं चाहता कि एक महिला हजारों तरीकों से सताई जाती है। उसको घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, लेकिन इसकी कभी कोई खबर नहीं छपती। उसको पढ़ने नहीं दिया जाता, इसकी कोई खबर नहीं छपती। रेप मर्डर केस में भी रेप को प्रमुखता मिलती है, क्यों? मर्डर को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि समाज के लिए मर्डर ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन रेप सनसनीखेज है। अभी गूगल ट्रेंड पे अगर ऊपर होता है कि जिस तरह से गूगल ट्रेंड पे शो होने लगता है कि XYZ रेप MMS, इस तरह की खबरें जब आती हैं तो गूगल पे ये ट्रेंड इस तरह से शो होने लगता है। तो ये हमारा समाज है जो रेपिस्ट को सजा देगा। मतलब सोच देखो, तू हमेशा जिंदगी भर किचन में ही कैद रहे, तू सिर्फ रोटी बनाएगी, कपड़े धोएगी, बच्चे संभालेगी, ये खबर बनती ही नहीं है कभी सनसनीखेज। पर रेप एक सनसनीखेज है। निश्चित रूप से ये गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या वो वास्तविक सॉल्यूशन है? और बाकी ये जो गुनाह हो रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। और उसकी बात इसलिए नहीं होती क्योंकि हम खुद लड़की की सेक्सुअल में इंटरेस्टेड होते हैं। तो बना दो नियम, डेथ की सजा, फांसी की सजा, फिर उन सबको भी सजा दो जो पोटेंशियल रेपिस्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं ना पोटेंशियल जीडीपी की, कितनी संभावना है, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। तो उसी तरह से पोटेंशियल रेपिस्ट, उन सभी को भी सजा दो, तभी होगा वास्तविक न्याय। बोलो अब आप किस किस को फांसी दोगे? या कोशिश करें हम इस समस्या को जड़ से ही काटने की, जड़ से ही काटने की, ताकि जो फल हैं और जो 10,000 जन्म ले रहे हैं ये ना ले। वरना एक को खत्म करोगे तो ये समाज है जहां से फिर से 10,000 और ऐसे पैदा हो जाएंगे, अगर हम जो वास्तविक जड़ है उस पर काम ही नहीं करेंगे। तो कोशिश क्या करें, गीता, वेदांत, उपनिषद इसलिए तो बनाए गए हैं, इनको सीखें हम, समझें, इनसे प्रेरणा लें। सब कुछ तो हमने मटेरियलिस्टिक बना दिया है। हमारे लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? यूपीएससी ने भी पूछा था कि आपके लिए सुख से क्या तात्पर्य है, अपने जीवन के अनुभव से बताएं। तो हमारे लिए हैप्पीनेस की वो मीनिंग क्या है, फिलोसफी क्या है कि हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ मटेरियल।
परंतु इंसान को यहाँ तो देखा ही साधन के रूप में जा रहा है, कंजप्शन के रूप में जाना, महिलाओं को कंजप्शन के रूप में देखा जाता है। अगर हम रेप की सीमित परिभाषा लेंगे तो समाधान भी हमें सीमित ही देखने को मिलेंगे। ठीक जब उसे फांसी मिल रही होगी तो समाज एक ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है समाज में जहां से 10,000 और पैदा हो जाएंगे। उसको फांसी मिल गई, हमारा पर्सनल रिवेंज पूरा हो गया, उससे क्या? उसको, लड़की को वास्तविक न्याय मिल गया क्या? निर्भया हुआ, उसके बाद और भी इंसिडेंट होते ही रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है हमें ये सारी चीजें। एक किस्सा है, जैसे भाई बहन का जो रिश्ता होता है उसमें एक बहन ने भाई को बोला कि उसने मुझे छेड़ा, भाई चल दिया भाई मारने उन लोगों को। एक और वहीं से भाई बहन का जोड़ा आ रहा होता है, वो लड़की कहती है ये मुझे छेड़ता है, तो वो अपनी बहन को छेड़ के बाकी सभी बहनों को छेड़ रहा है। तो ये क्या क्या कहोगे आप इसको? और वो तो छोड़ो कि हम कह रहे हैं अपनी बहन को छोड़ रहा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि जो यौन उत्पीड़न की जितने भी जो घटनाएं हो रही हैं वो ज्यादातर उसमें घरेलू ही जो हो रहे, डोमेस्टिक लेवल पे ही वो हो रही है। अब गुड टच बैड टच सिखाया जाता है, तो बाहर से कोई आके तो अंदर घर में गुड टच बैड टच कर नहीं रहा है, घर के ही लोग हैं, तभी ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है। औरत को भी यही लग रहा है कि सबसे बड़ी पूंजी मेरी यौन यौन संपत्ति है, ये समाज जिंदगी छीन रहा है। उसे ये दिख ही नहीं रहा है कि ये समाज उनकी जिंदगी छीन रहा है, जो उनके माइंड के साथ जो रेप हो रहा है उसकी लेकिन कोई शिकायत नहीं करता। फिजिकल रेप की बड़ी बात है, लेकिन जो मानसिक रूप से उनका रेप हो रहा है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए उसकी हमको रूट पे काम करने की जरूरत है, रूट को काटना है, और हमें जो प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने की जरूरत है, उसको भी हमें सीखने की जरूरत है। ये नहीं कि हाँ प्रेम तो हम जानते हैं कि प्रेम होता ही क्या है, क्योंकि कबीर दास ने भी बोला है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जो मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए ओ साधु, प्रेम कहावे सोए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की बात तो सभी करते हैं, परंतु उसके असली रूप को कोई नहीं समझता। जिस मार्ग से हृदय स्थित परमात्मा से मिलता है वही असली प्रेम है। तो हमें इसे भी सीखने की जरूरत है। अब मैं आती हूं यूपीएससी क्वेश्चंस पर, सिलेबस पर। ये घटना, इसके बारे में सब जानते हैं, इसके बारे में भी सब जानते हैं। जैसे इस पर हम बात कर लें, ये जो हुआ, तो इसकी जड़ तक जाओ कि ये क्यों हो रहा है। दिल्ली में बेसमेंट में लाइब्रेरी बन रही है, हम वहां पढ़ भी रहे हैं, इतने महंगे रूम है तो भी हम वहां पर रह रहे हैं। क्या जरूरत है हमें वहां जाने की, वहां रहने की? क्यों वो है? क्यों? क्योंकि रूरल डेवलपमेंट ही नहीं है। वो जो कोचिंग दिल्ली में हमें मिल रही है वो नहीं मिल रही है। लेकिन आज से ये बात कहा जा सकती थी 10 से 15 साल पहले कि हाँ हमें वहां जाना जरूरी है। लेकिन अब जब ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल, स्पेशली कोविड के बाद से, तो जो क्लासेस आप वहां ऑफलाइन में देखते हो वो आप घर बैठे भी देख सकते हो उन्हीं टीचर्स की। तो कोई सरकार, कोई कानून कुछ बन जाने से इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना हम अपने ये जो मानसिक रूप से इसमें जो चेंज लाएंगे ना उससे होगा। सोसाइटी में जो चेंज लाएंगे, आप सोचते हो कि वहां जाके एनवायरनमेंट मिलेगा, देख रहे हो ना कैसे एनवायरनमेंट मिल रहा है। अब तो सारी जो हकीकत है वो तो फोन यूट्यूब पर आ ही रही है ना, कि किस तरह का एनवायरनमेंट होता है। कोई सुसाइड कर रहा है, मालिक रेंट बढ़ा रहा है, मोटर बंद कर देते हैं, पानी नहीं भरता टंकी में, इतनी सारी समस्याओं से तो घिरना पड़ता है। क्योंकि वही है ना, हमें तो ग्लैमरस लाइफ और रील्स दिखा दी जाती है बस फोन पर, तो हमें तो बस वहीं जाना है। वो बात अलग है, किसी को अपनी फैमिली से वो फ्रीडम चाहिए तो उन्हें बस वो बाहर निकलना है घर से, वो बात अलग है। बाकी यहाँ पे लाइब्रेरी लो, अपने घर के आसपास कोई लाइब्रेरी होगी, अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या कोई भी डिस्टर्बेंस हो, और अपनी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करो। वही टीचर तो वही पढ़ा रहे हैं, कौन सा कुछ अनोखा पढ़ा है, बल्कि पीछे भी आप बार बार जाकर देख सकते हो। तो गांधी जी ने भी बोला है कि अगर हमें अपने शहरी संसाधनों पर जो बोझ है उसको कम करना है तो हमें रूरल डेवलपमेंट करना होगा। क्यों कोई भी स्टेट की जो कैपिटल वहां पे नहीं पड़ते, क्यों सबको दिल्ली आना है? इनकी जिनकी डेथ हुई है, कोई केरल से, कोई तेलंगाना से, इतनी दूर से है,
क्या वहां पर नहीं होगा कोई कोचिंग? लेकिन नहीं, उसको दिखाया इस तरह से, क्योंकि मीडिया की भी तो ऐसी भूमिका है, उसको दिखाया ही ऐसे जाता है कि नहीं, अगर आप मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर नहीं आओगे तो आप बन ही नहीं सकते। तो आप, जब आपको जरूरत हो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, मेंस आपको देना हो, इंटरव्यू देना हो, तो ठीक है तब आओ। लेकिन जब अभी स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो घर रह के करो तैयारी। अब हम ऐसे पे चलते हैं कि वे सपने जो भारत को सोने ना दे। तो हम 78 इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो इसे देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये वही सपने जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट चलो, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, निर्भया केस हुआ, कई कानून उन्होंने बना रखे हैं, और आप सोच रहे हो ये मत लिखकर आ जाना कि डेथ दो, तो स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, सुप्रीम कोर्ट को उनको सीधे फांसी की सजा दे देनी चाहिए? नहीं, हमें उसकी जड़ को खत्म करना है, क्योंकि न तो कानून और न ही लोकतांत्रिक सरकार कुछ कर पाएंगी, नैतिक मूल्य अगर नहीं विकसित किए जाएंगे तो जिस तरह से अभी निर्भया कांड हुआ, फिर अब ये घटनाएं हो रही और बीच बीच में होती ही रहती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट से हमें पता लगता है, तो हमें स्वीकार करने की जरूरत है और उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। तभी जो ये इस तरह की घटनाएं वो हमें देखने को शायद ना मिले, या उसमें बहुत कम ही आए, क्योंकि वही सफलता के फिर मंत्र है अगर हम उस पर काम करते हैं। इसी तरह से सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से भी बेहतर कार्य प्रणालियां भी होती है। आप सोच रहे हो कि कानून बना दो, उनको डेथ की सजा दे दो, वही सर्वोत्तम कार्य प्रणाली है, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको समझाया ही है स्टार्टिंग में कि कुछ और किए जाने की आवश्यकता है, चेंज लाने की जरूरत है हमारे सोसाइटी से, हमारे घर से ही। व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं है कि समाज के लिए भी हो। जैसे पर्सनल ईगो, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, उसको डेथ मिल गई, हमको हमारा पर्सनल ईगो सेटिस्फाई हो गया, हमारी जो फ्रस्ट्रेशन थी पर्सनल वो हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो या आवश्यक हो, क्योंकि जहां वो एक मरेगा, ऐसे 10,000 और जन्म लेने वाले बैठे हैं। पालना झुलाने वालों के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो हैंड के रूप में सोसाइटी, मीडिया, गवर्नमेंट। तो जब हमारी सोसाइटी की फिलोसफी ही ये होगी कि हैप्पीनेस की, जो हमारी फिलोसफी है कि मटेरियलिस्टिक हमें तो चाहिए, कि हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंजप्शन ऑफ मटेरियल, तो जब तक हमारी ये सोच रहेगी, तो किस तरह से हम अपनी सोसाइटी की जो दिशा है वो किस तरह देख रहे हैं कि हाँ वो गुड होगी, गुड गवर्नेंस आएगा, अच्छी होगी। तो जब तक पालना झुलाने वाले हाथ इस तरह से हैं, तो वो उस संसार की बागडोर कैसे अच्छी हो सकती है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं है। ये घटना हुई, पेरेंट्स डर जाते हैं, बेटे को घर में रख लेंगे, उससे क्या होगा? वो घर में रहने के लिए बनी है, सिर्फ किचन में काम करने के लिए, बच्चा संभालने के लिए। जबकि अगर वो भी साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करे, तो हमारी जीडीपी में 27% की वृद्धि होती है। तो महिला घर में रहने के लिए नहीं है, तो जहाज के रूप में रूपी महिला। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। इस निबंध का एक दूसरा आयाम भी है कि जैसे मान लो फ्लड वगैरह आ गई, फिर वो मौसम चला जाता है, तो उस टाइम हमारा ध्यान होता है कि हाँ अब हम बेहतर क्रियान्वयन करें। जैसे कोविड-19 आया, तो हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसकी जो वास्तविकता थी वो सबके सामने आ गई। तो भविष्य में अगर ऐसी कोई महामारी न भगवान ना करे आए, तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर होने की जरूरत है। लेकिन अब इसका दूसरा आयाम भी है कि हमेशा ही ये जरूरी नहीं है कि जब भी हम तैयारी करें, छप्पर की मरम्मत करें, कि जब धूप खिली हुई हो। इवन जब धूप नहीं भी खिल रही है तो भी जरूरत है हमें काम करने की। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष न हो। तो विरोधी पक्ष कौन? ये रिसेंट के इंसिडेंट जो बाध्य करता है चिंतन करने के लिए हमें कि वास्तविक सॉल्यूशन क्या हो। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उसकी जो जड़ है उसको किस तरह से खत्म किया जाए। आपको रील पर ये जो भी ट्रेंड आ रहे हैं, आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको सच सच मतलब कमेंट करके बताना, क्या इस तरह से सॉल्यूशन पे बात हो रही है? सिर्फ डेथ दे दो, फांसी दे दो, न्याय मिल जाएगा, हो रही है क्या? वास्तविक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए?
ये जो हो रहा है ये स्टार्टिंग हो कहां से रही है? हर एक घर से, हर एक घर में चेंज लाने की जरूरत है। इस तरह की बातें मीडिया पे होनी चाहिए। ऐसे आया था ना, पितृसत्तात्मक सोच जो नजर में आने के बावजूद भी सामने नहीं आ रही है, वही है। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। तो ज्ञान, तर्क, ये सब क्या? एनसीईआरटी की रिपोर्ट, गुड टच बैड टच, ये क्या दिखा रही है कि यौन उत्पीड़न कहां हो रहा है? ये जो घटनाएं हो रही है ज्यादातर कहां हो रही है? घरों में। तो सुधार भी कहां करना है? बाहर जाके मोहल्लों में, बाहर औरों के घरों में नहीं, घर से ही स्टार्टिंग करनी है। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। ए गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज। ट्रू मीनिंग ऑफ लव, इसे भी सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये नहीं पता होगा ट्रू लव क्या है तो शोषण को जन्म मिलेगा। जैसे मैरिड कपल में मैंने आपको बताया कि जो जो भी पति दारू पीते हैं और अपनी महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते हैं, वो सारी चीजें। तो एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित होता है, तो उसको भी हमें सीखने की जरूरत है। इसलिए मैंने यहाँ पे दो वर्ड को इधर हाईलाइट किया है। कबीरदास ने भी कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चेने कोई, जो मारक साहेब मिले प्रेम का हवे सोई। तो हर कोई प्रेम प्रेम की बातें करता है, वो सोचता है कि हाँ मुझे है वास्तविक विज्ञान, लेकिन नहीं है। और फिर दूसरा एजुकेशन, उसे सीखने के लिए, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। किसकी कोट है ये? नेल्सन मंडेला की। एथिक्स के क्वेश्चन देखो। मनुष्य के साथ सदैव अपने आप को लक्ष्य मानकर व्यवहार करना चाहिए, कभी भी उसको अपने लिए साधन नहीं मानना चाहिए। आधुनिक यानी वर्तमान तकनीकी आर्थिक समाज में इस कथन के निहितार्थ का उल्लेख करते हुए इसका अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। ये जो घटना है ये क्या है? मनुष्य को कैसा देखा जा रहा है आज के टाइम में? साधन के रूप में। लाइब्रेरी में जो नीचे बेसमेंट में वो क्लासेस बना दी गई है, उनको क्या, उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है ना? किस तरह से देख रहे हैं हम मनुष्य को? साधन के रूप में। जहां पर हम उसको एक को सजा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पोटेंशियल रेपिस्ट को देखा जाए कि हमें वास्तविक न्याय लाना ही है, तो फिर तो आधी से ज्यादा आबादी जो मैन की वो तो खत्म ही हो जाएगी। जो फिलोसफी मैंने उसको बता दिया कि हैप्पीनेस को लेकर हमारी फिलोसफी यही है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। मटेरियलिस्टिक। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को, तो ये सॉल्यूशन एक तरह से, आप जैसे उनकी कोटेशन को भी सॉल्यूशन के रूप में वहां लिखकर आ सकते हो अपने पेपर में। तो देख रहे हो किस तरह से यूपीएससी का क्वेश्चन ही हमें सॉल्यूशन भी देता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनोवाला बनाना है तो इसे समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं: पिता, माता, शिक्षक। लेकिन मैं कहूंगी इसको और भी थोड़ा विस्तार करने की जरूरत है। माता, पिता, शिक्षक, सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो बड़े बड़े स्तरों पे बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया। तो जब महिला की जो स्टोरी है, जो वास्तविक, जो उनका मानसिक रूप से भी उनका जो उत्पीड़न होता है, उसको भी बताया जाना चाहिए ना। उसको भी तो सनसनीखेज बनाओ। सिर्फ रेपिस्ट का मुद्दा हो उसको सनसनीखेज बना देते हैं जब उस टाइम पे। फिर आप इसी से सोचो कि मान लो एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है, और कोई वृद्ध महिला है, और उसको कोई चोर आया उसके घर में चोरी करके उसको मार के चला गया। कौन सी तो न्यूज सबसे ज्यादा फैलेगी और कौन सी न्यूज ट्रेंड में आएगी, और किसको मीडिया सबसे ज्यादा दिखाएगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ही मीडिया को वो कंगारू कोर्ट की संज्ञा भी दी है। लगभग सभी लोग विपत्ति का सामना कर सकते हैं। यदि किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो उसे शक्ति और अधिकार दे दो। अब्राहम लिंकन। अब जितने भी ये जो पोटेंशियल रेपिस्ट है, अगर इनसे कह दिया जाए कि आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा आपने किया है, तो दे दिया आपने इनको शक्ति कि जाओ आप करो। फिर देखो कितने से लोग बचेंगे। किस किस को मारोगे? एक को मारोगे 10,000 बनेंगे, 20,000 आएंगे। जो वास्तविक परिवर्तन है ना, वो अपनी सोच के लेवल पे लेकर लाना होगा, सोसाइटी को लाना होगा, जो मूल्य सिखा रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी तो खुद ही बोल रहा है
सामान्यतः साझा किए गए व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्य, जब तक ये नैतिक मूल्य सॉल्यूशन है ये, कि जब तक नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, न ही कोई कानून, न ही लोकतांत्रिक सरकार, न ही बाजार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगी। सुशासन कानून पर नहीं बल्कि कानून का संचालन करने वालों के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है, क्योंकि कानून केवल यह तय कर सकता है कि समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना है, लेकिन यह सरकार की संस्कृति और व्यक्तिगत गुणवत्ता है जो यह तय करता है कि समाज वास्तव में किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो कानून केवल तय कर सकता है कि किस दिशा में जाना है, लेकिन ये व्यक्तिगत गुणवत्ता है जो ये तय करेगी समाज वास्तव में किस दिशा में जाएगा। फिर देखो किस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन को ही उठाकर, इसलिए कहते हैं पीवाईक्यू और सिलेबस पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे इसी को हम सॉल्यूशन में लिख के आ सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की जो स्टेटमेंट है, जहां हृदय में सुचिता है वहां चरित्र में सुंदरता है, जहां चरित्र में सुंदर सौंदर्य है तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। एपीजे अब्दुल कलाम। तो अगर हमें राष्ट्र में सुव्यवस्था देखनी है, इस विश्व में देखनी है, तो सबसे पहले वो जो सुचिता है वो हृदय में व्यक्ति को अपने घर में लानी होगी, तभी इस देश में जो राष्ट्र लेवल पे जो व्यवस्था है वो कायम हो पाएगी। ये वो मूवी है जो दिखाती है कि आप सिर्फ डेथ देने से ही वास्तविक सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इनको फर्क ही नहीं पड़ता, इन जैसे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, इन साइकोपैथ लोगों को, उनके लिए सजा हाँ ठीक है हमको मंजूर है, लेकिन हम 10 मर्डर और कर लेते हैं, हमको मंजूर है, चाहे जितनी सजा देनी है आपको दे लो। तो जिस तरह से हम डिजास्टर मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि इस तरह से पढ़ो कि वास्तविक कारण क्या है उस चीज के, उस पर काम करो। तो यहां पर हम वास्तविक कारण पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो हमें उसके रूट को खत्म करने की जरूरत है। तो इसी के साथ मुझे बस आपको यही सिखाना था इसमें कि देखो आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो आपका जो सोचने का जो तरीका है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप भी उन्हीं जो आम लोग सोच रहे हैं उसी तरह से आप सोचोगे और उसी तरह से आंसर में लिख कर आओगे तो वो आप क्यों सिविल सर्वेंट बनाएंगे जब तक उन्हें आपकी जो सोच में कुछ डिफरेंस नहीं नजर आएगा। और इंटरव्यू में भी अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन कर लिया जाए ऐसे कि लॉ बने हुए हैं, इतने कानून बने हुए हैं, विशाखा गाइडलाइन आई हुई है, तब भी इस तरह के केस सामने देखने को मिलते हैं, तब बताओ आप क्या जवाब दोगे वहां पर उस टाइम इंटरव्यू में बैठकर, अगर आप भी उसी तरीके से सोचोगे तो। इसी तरह से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इस एग्जाम में बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा करके, बहुत ज्यादा बुक, पूरा कमरा रूम उसको उससे भर के बुकों से, और आप सोच रहे हो एग्जाम निकल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें हमारे सोचने के तरीके पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा अब एक ही मैंने देख तो अच्छा भी नहीं लग रहा है कि इस तरह से मैं आपको एक कंटेंट लेके सिखा रही हूँ, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है जो भी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको से बता रही हूँ कि किस तरह से अब हमने कितने सारे क्वेश्चन तो देखे ना, इस तरह से ये तो कुछ भी नहीं है। 40-50 इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, हर जगह तो हम हर चीज का यूज कर सकते हैं, बस हमें वो सीखने की जरूरत है। और जब हम गवर्नमेंट स्कूल इन सारी जगह से हम पढ़कर आते हैं, इतनी अच्छी हमें फैसिलिटी मिलती नहीं है, तो उसको सीखने में ही हमें 3-4 साल लग जाते हैं, और फिर इतने में हमारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं और हमारी 8 से 10 साल हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। तो क्योंकि चाणक्य की एक लाइन है कि अगर खुद सब कुछ करके सीखोगे ना तो ये जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन वहीं अगर आप किसी के अनुभव से सीखते हो ना तो आपकी जो जिंदगी है वो लाइफ में उसमें 10 गुना वृद्धि होगी। किसी टाइम में मुझे भी कुछ भी ये समझ में नहीं आता था, 7-8 घंटे तक यूं ही न्यूज़पेपर लेके बैठे रहना, पढ़ते रहना, एडिटोरियल के एडिटोरियल पूरे पूरे छाप देना, रजिस्टर के रजिस्टर भर देना, इस तरीके से तब जाके चीजें समझ में आने लगी। जैसे जैसे पीवाईक्यू पढ़े उनको सोल्व किया कि इस तरह से तो चीजें होती नहीं, तो वो मैं एक टाइम दे चुकी हूं अपना। तो जब आपको कोई सिखा रहा है तो आप उसको सीखो, क्योंकि वो तो लाएंगे अपना कोर्स, कोचिंग वाले एनसीईआरटी के नाम पे देखोगे आप 12th के बाद ही आ जाते हैं, 6-6 महीने का एनसीईआरटी का कोर्स ही करते रहते हैं। भाई उन्हें बेचना है, वो बैठे ही इसलिए हुए हैं
कंजप्शन करना है, वो आपको उपभोग वस्तु के रूप में देख रहे हैं वहां पे। आप अपना ऑनलाइन लेके सीखो और आगे बढ़ो और इस चक्र से निकलो, क्योंकि देखो आप एक बार सही दिशा में मेहनत कर लो, 2 से 3 साल, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 साल आप ले लो सही दिशा में, है ना। और फिर क्योंकि सीट तो लिमिटेड ही है ना, अगर आपका सिलेक्शन अगर किसी कारणवश जो लक हमारा 2-3% जो भी उससे नहीं होता है, तो आप उस साइकिल से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें उस साइकिल को भी ब्रेक करना जरूरी है। जिस तरीके से गरीबी के दुष्चक्र के साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है, हमें भी इसमें अपने 8-10 साल वेस्ट नहीं करने हैं, हमें इस साइकिल से निकलना है। तो एक सही दिशा में मेहनत करो, ताकि जब हम इससे इस साइकिल से निकले भी तो हमें अफसोस ना हो कि हाँ हमने सही मेहनत नहीं की। तो बहुत टाइम लग जाता है इन सब चीजों को समझने में, सीखने में। और फिर जब इतने सारे हमारा एक तो टाइम निकल जाता है, और जब हमारा होता नहीं है, जब हम सीखते हैं इन सारी चीजों को, तब वही सारी चीजें, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएट पसंद आ रहा हो पढ़ाने का तरीका, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि